नमस्कार दोस्तों, मैं राजकमल राजपूत। मेरे इस YouTube चैनल ATS एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत पहले भाग का जो वीडियो बना हुआ था उसमें हमने भाग 1 से लेकर के भाग 11 तक जो कि पूरक नियम 1 से लेकर पूरक नियम 80 तक जो नियम बताए गए थे उसके बारे में अध्ययन किया। अभी के इस वीडियो में हम भाग 12 से लेकर के भाग 25 तक जो कि पूरक नियम 81 से पूरक नियम 141 तक जो विस्तृत है उसमें क्या क्या नियम बताए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं। शासकीय सेवक को विशेष सुविधाएं, यह पूरक नियम 81 में है। शासकीय सेवक को स्थानांतरण पर पूरक नियम 81A से 81D में उल्लिखित सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे जो निम्नलिखित हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि यात्रा भत्ते का जो नियम अंतर्गत शासकीय सेवा को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो इसमें 4 प्रकार की सुविधाएं बताई गई है। पहला है रेल से यात्रा, यह पूरक नियम 81 में A में है। दूसरा है सड़क से यात्रा, यह पूरक नियम 81B में है। फिर तीसरा है निजी सामान का परिवहन, यह पूरक नियम 81C में है। और चौथा है अंतिम वाहन का परिवहन, यह पूरक नियम 81D में है। अब देखिए, किसी शासकीय सेवक का जब लोकहित में स्थानांतरण हो रहा है तो स्थानांतरण से एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय में जब वह शासकीय सेवक जाएगा कार्यभार ग्रहण करने के लिए, तो यदि रेल से यात्रा कर रहा है तो 81A के अंतर्गत क्या क्या की सुविधाएं मिलती है उसको देखेंगे। स्वयं एवं परिवार के आश्रित सदस्य हेतु साधारण दर से एक दैनिक भत्ता जो DA है, प्रत्येक सदस्य के हिसाब से एक DA की पात्रता होगी। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हेतु हाफ दैनिक भत्ता, आधा DA की पात्रता होगी। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है सड़क से यात्रा 81B, पूरक नियम 81B में सड़क से यात्रा करने पर क्या उसको सुविधाएं मिलती है। यदि शासकीय सेवक सड़क से यात्रा करते हैं तो उन्हें एवं परिवार के सदस्य को उनकी श्रेणी अनुसार मिल भत्ता दे होगा। जो शासकीय सेवक है ABCDE जो 5 श्रेणियां हैं उसके अंतर्गत जो शासन द्वारा समय समय पर वित्त निर्देश दिए जाते हैं कि कितनी राशि उनको पात्रता है के अनुसार उनको मिल भत्ता जो है दे होगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें निजी सामान का परिवहन 81C में बताया गया है। निजी सामान का परिवहन स्थानांतरण तिथि से 1 माह या 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए। शासन द्वारा समय समय पर जारी वित्त निर्देश के तहत निर्धारित देय दर एवं एक मुश्त अनुदान स्थानांतरण अनुदान की पात्रता इनको होती है। अब इसमें कंडीशन बता दिया है कि स्थानांतरण तिथि से 1 माह के भीतर होना चाहिए। निजी सामान का जो उनका सामान है, घर में जो उनका बेड तक या बिस्तर जो भी रहेगा, अलमारी वगैरह, तो उसको एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय में जब वह जाएगा तो उस सामान का भी परिवहन करेगा, तो उसको उस परिवहन का भी समय सीमा है 1 माह या 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, वाहन का परिवहन। अब शासकीय सेवक के पास वाहन है तो उसके परिवहन के लिए भी नियम बताया गया है 81D में। स्थानांतरण दिनांक से 1 माह के अंदर परिवहन द्वारा वाहन लाए गए हों। मान लीजिए बाइक है तो उसको 600-700 किलोमीटर है मान लीजिए, तो किसी परिवहन के द्वारा ही उसको ले जाएंगे उस वाहन को। तो क्या कहते हैं कि 1 माह के अंदर, स्थानांतरण के 1 माह के अंदर जो है वाहन को लाए गए हों तो वाहन परिवहन की पात्रता होगी, उसकी प्रतिपूर्ति उसको दे होगा। स्वयं की जोखिम पर शासकीय सेवक की श्रेणी अनुसार जो ABCDE श्रेणी है 5 श्रेणी के अनुसार वास्तविक व्यय प्राप्त कर सकता है। जो उसका परिवहन व्यय हुआ है उसका वास्तविक व्यय जो है उसकी मिलने की पात्रता होगी, ये बताता है। फिर देखते हैं पूरक नियम 83, ये कहता है कि उन शासकीय कर्मचारियों को जिन्हें कार्यपालन हेतु रेल द्वारा लगातार यात्रा करनी पड़ती है, संबंधित यात्रा हेतु ड्यूटी पास का उपयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में पास मूल्य के बराबर की राशि स्थानांतरण यात्रा भत्ते से घटा दी जाएगी। भाग 12, यह पूरक नियम 79 में बताया गया है। इसमें पहाड़ी स्थलों की यात्रा के संबंध में जो नियम है उसको बताया गया है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है इसलिए इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। भाग 13,
यह पूरक नियम 92 से 95A तक विस्तृत है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता, यह पूरक नियम जो है 92 में बताया गया है। इसको देख लेते हैं क्या है। अनिवार्य विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। यह किसमें बताया गया है? पूरक नियम 92 में। जो शासन के कार्यालय हैं, जहाँ शासकीय सेवक पदस्थ हैं, वहाँ जो विभागीय और पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाना पड़ता है, तो उसके एवज में जो टीए बिल प्रस्तुत किया जाएगा शासकीय सेवक के द्वारा, उसका भुगतान शासन करता है। अब देखते हैं पूर्वक नियम जो 93 में क्या बताया गया है। शासकीय सेवक को प्राच्य भाषा में प्रवीणता हेतु पुरस्कार प्राप्त होने पर परीक्षा स्थल में आने जाने हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। ये प्राच्य भाषा के संबंध में है, पुरस्कार संबंधी पूरक नियम 93 में। अब पूरक नियम 94 में क्या बताता है? ऐच्छिक परीक्षाओं हेतु अधिकारियों को परीक्षा स्थल तक जाने हेतु भाग 14 देख लेते हैं। इसमें पूरक नियम 96 से 105 तक विस्तृत है। अवकाश पर जाने या वापसी पर यात्रा भत्ता के बारे में भाग 14 में बताया गया है। इसमें देखते हैं सामान्य नियम, यह पूरक नियम 96 में है। इसमें क्या बताता है? 96 में इस नियम में किए गए अन्यथा विभिन्न प्रावधानों को छोड़कर, ये जो पुस्तक बना हुआ है यात्रा भत्ते का, उसमें जितने भी नियम बने हुए हैं उन नियमों को छोड़कर क्या कहता है? शासकीय सेवक को अवकाश काल में जाने या वापस लौटने पर कोई यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अवकाश काल में जब शासकीय सेवक कहीं यात्रा में जा रहा है, टूर वगैरह में, या अपना निवास स्थान में जा रहा है, तो उसके आने जाने हेतु यात्रा भत्ता की स्वीकार्यता नहीं होगी। यह किसमें बताया गया है? पूरक नियम 96 में। पूरक नियम 97 इसका अपवाद है। क्या कहता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष कारणों से, विशेष कारण होना चाहिए जिसमें क्या करते हैं कि सक्षम प्राधिकारी पूरक नियम 96 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। अब पूरक नियम जो 102 है उसको देख लेते हैं। अवकाश से वापस बुलाए जाने पर, किसी शासकीय सेवक को अवकाश समाप्ति के पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाया जाता है तो स्वीकृत अवकाश 1 माह होने पर मील भत्ते की पात्रता होगी, परंतु स्वीकृत अवकाश 1 माह से कम है तो बुलाने वाले सक्षम प्राधिकारी की स्वेच्छा पर देय होगा। यदि शासकीय सेवक को 1 माह तक जो है अवकाश स्वीकृत किया गया है और बीच में यदि उसको किसी काम से बुलाया गया तो उसको केवल मील जो भत्ता है उसकी पात्रता होगी, ये बताता है। किंतु यदि स्वीकृत अवकाश 1 माह से कम है तो ये कंडीशन पूरक नियम 102 जो है विचारणीय नहीं होगा। अब देखते हैं भाग 15, यह पूरक नियम 106 से 111 तक विस्तृत है। इसमें क्या बताता है देखते हैं। सेवानिवृत्ति, पदच्युत अथवा सेवा समाप्ति के बाद की जाने वाली यात्रा, सामान्य सीमाएं, यह पूरक नियम 106 में बताया गया। सामान्य सीमाएं क्या है इसमें देखते हैं। इस नियम में किए गए अन्यथा विभिन्न प्रावधानों को छोड़कर क्या कहता है कि किसी भी शासकीय सेवक को सेवा समाप्ति के पश्चात की गई यात्रा हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। कोई रिटायर्ड कर्मचारी है और वह किसी प्रयोजन से यात्रा कर रहा है, टूर वगैरह में जा रहा है, तो उसको टीए की पात्रता नहीं होगी, ये बताता है। पूरक नियम 107, इसमें अपवाद है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष कारणों से पूरक नियम 6 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। जैसा कि हमने पूरक नियम 6 में पढ़ा कि इस नियम में किए गए अन्यथा उपबंध को छोड़कर किसी भी शासकीय सेवक को सेवा समाप्ति के पश्चात की गई यात्रा हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी, तो इसको सक्षम प्राधिकारी शिथिल कर सकता है, उसको यात्रा भत्ता की अनुमति दे सकता है। अब देखते हैं विषय ये है सेवानिवृत्ति उपरांत गृह नगर जाने हेतु यात्रा भत्ता दिए जाने बाबत। यह वित्त विभाग का एक आदेश है 503/511/2002 वी 4 रायपुर 28/9/2002। मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार को यात्रा सुविधा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 104/4 R2 दिनांक 24/1/1957
इसमें जो निर्देश दिया गया है कि सेवानिवृत्ति पदच्युत अथवा सेवा समाप्ति के बाद यात्रा भत्ता देने के संबंध में दिशा निर्देश बताया गया है। ये दोनों में जो है 2002 और 1957 इसमें जो है सेवानिवृत्ति पदच्युत अथवा सेवा समाप्ति के बाद जो यात्रा भत्ते का जो देना है नहीं देना है के संबंध में दिशा निर्देश है, इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाग 16 में। यह पूरक नियम 112 से 114 तक विस्तृत है। इसमें क्या बताया गया है? साक्ष्य देने, विभागीय जांच में अथवा दीवानी या फौजदारी दोषारोपण के उत्तर देने हेतु यात्रा, इसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं इसमें वे शासकीय सेवक जिन्हें साक्ष्य अथवा विभागीय जांच हेतु बुलाया जाता है तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं। यह पूरक नियम 112 में है। यदि कोई शासकीय सेवक साक्ष्य में जाता है, शासकीय प्रयोजन से जा रहा है साक्ष्य देने के लिए, तो उनको किस प्रकार से टीए की पात्रता होगी देखते हैं। पहला, न्यायालय अन्य प्राधिकारी से प्राप्त उपस्थिति प्रमाण पत्र को देयक के साथ संलग्न करते हुए यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई शासकीय सेवक न्यायालय में गवाही देने के लिए जाता है तो न्यायालय से उसको एक उपस्थिति प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उस उपस्थिति प्रमाण पत्र को टीए बिल के साथ लगा करके कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है, न्यायालय अन्य प्राधिकारी से खर्च का भुगतान स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब वह न्यायालय में जाएगा गवाही देने के लिए तो वहाँ से जो खर्च का जो भुगतान है वहाँ स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह कहाँ से स्वीकार करना चाहिए? अपने कार्यालय से, जहाँ पर वह पदस्थ है। तीसरा कंडीशन है, क्या बताता है तीसरा कंडिका? गवाही स्थल मुख्यालय से 8 किलोमीटर के भीतर स्थित है तो उसे यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। भाई वो जिस मुख्यालय में है यदि वहीं उसको जाना है, 8 किलोमीटर परिधि के अंदर है, तो उसको यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। अब देखते हैं टिप, यदि किसी शासकीय सेवक को अवकाश में रहते हुए साक्ष्य गवाही हेतु बुलाया जाता है तो उसे आने जाने हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। निलंबित अधिकारी की स्थिति में राज्य शासन की विशेष स्वीकृति से यात्रा भत्ता दी जा सकती है। अब देखते हैं पूरक नियम 113A। इसमें क्या कहता है? पूरक नियम 112 के प्रावधान को छोड़कर निर्वाह भत्ता या क्षतिपूर्वक भत्ता का भुगतान करता है तो उक्त राशि को शासन के कोष में जमा कर देना चाहिए। ये बताता है इसमें किसको जमा कर देना चाहिए बोल रहे हैं? निर्वाह भत्ता और क्षतिपूर्वक भत्ता को। भाग 17। यह पूरक नियम 115 से 120 तक विस्तृत है। इसमें चिकित्सकीय परीक्षण हेतु यात्रा के संबंध में बताया गया है कि किस प्रकार से चिकित्सकीय परीक्षण के लिए शासकीय सेवक जाता है तो उसको टीए की पात्रता होगी। देख लेते हैं इसमें सामान्य नियम। यह पूरक नियम 115 में है। यह क्या कहता है? यदि किसी शासकीय सेवक को चिकित्सा परामर्श हेतु कोई शासकीय चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी दूसरे स्थान की यात्रा करनी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके विचार से यात्रा नितांत आवश्यक थी। ऐसी दशा में यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेगा। किसके आधार पर? चिकित्सा परामर्श से प्रमाण पत्र के आधार पर यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है। अब उसी प्रकार से पूरक नियम 16 क्या कहता है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु यात्रा भत्ता। अब देखिए, शासकीय सेवक द्वारा चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव, लघुकृत अवकाश, चिकित्सकीय जो मेडिकल ग्राउंड के आधार पर यदि छुट्टी लेते हैं तो कौन सा छुट्टी मिलता है? लघुकृत अवकाश। जो लघुकृत अवकाश है अर्ध वेतन अवकाश के दुगुना विकलित होता है और यह किसके आधार पर स्वीकृत होता है? चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत होता है। यह अवकाश नियम में बताया गया है, देख लीजिएगा। लेने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु दूसरे स्थान की यात्रा करनी पड़े तो उसे यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त होगा। ये बताता है यदि वह कर्मचारी अस्वस्थ है और वह मेडिकल जो फॉर्म 3 आता है अनफिट का, वह प्राप्त करने के लिए यदि मेडिकल बोर्ड जाना चाह रहा है तो उसके आने जाने में जो खर्च हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति टीए बिल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा।
अब देखते हैं पूरक नियम 17 क्या कहता है। चिकित्सा परामर्श हेतु यदि संभव हो तो बिना नियंत्रण अधिकारी के पूर्वानुमति की यात्रा नहीं करना चाहिए। क्या कहता है कि चिकित्सा परामर्श हेतु यदि उसको परामर्श चाहिए तो नियंत्रण अधिकारी की अनुमति चाहिए। यह नियम बताया गया है 117 में। अब देखते हैं पूरक नियम 120 यात्रा भत्ते की दर। उक्त नियमों में विराम के लिए कोई भत्ता स्वीकार नहीं होगा। यह पूरक नियम 120 में बताया गया है, विराम का भत्ता दे नहीं होता है। भाग 18 यह पूरक नियम 121 में है। इसमें जो है भाग 18 के अंतर्गत क्या बताया गया है, अक्षम बीमार शासकीय सेवक की देखभाल हेतु यात्रा। जो अनफिट है, जो कर्मचारी अकेले आने जाने में असक्षम है, तो उसको एक सहयोगी की आवश्यकता होगी। तो उस सहयोगी हेतु क्या कंडीशन बताया गया है, देख लेते हैं पूरक नियम 121 में। यदि सक्षम चिकित्सा अधिकारी किसी शासकीय सेवक की अस्वस्थता पर परामर्श या उचित चिकित्सा हेतु बिना देखभाल के उसकी यात्रा सुरक्षित नहीं रहेगी, इस कंडीशन में क्या होगा, तब चिकित्सा अधिकारी स्वयं रोगी के साथ जाएगा। और क्या कहता है, या दूसरा व्यक्ति उसके साथ जाए। यदि शासकीय सेवक अस्वस्थ है और दूसरे स्थान पर उसको दूसरे अस्पताल में जो है उसको जाना है, तो क्या होगा कि चिकित्सा अधिकारी जो है स्वयं जा सकता है या दूसरा व्यक्ति जाए, ऐसा इसमें नियम बताया गया है। ऐसी दशा में देखभाल करने वाला व्यक्ति यदि शासकीय सेवक है, जो अक्षम बीमार शासकीय सेवक है, जिसके साथ देखभाल करने के लिए जो अधिकारी जा रहा है, चिकित्सा अधिकारी या दूसरा व्यक्ति जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति में क्या होता है कि वह यदि शासकीय सेवक है तो उसे कर्तव्य पर यात्रा मानते हुए क्या होगा, उसको कर्तव्य पर यात्रा मानते हुए उसको कोई किसी प्रकार की छुट्टी जो है लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको कर्तव्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है आने हेतु दौरे की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा। उसको कर्तव्य तो मानेंगे ही, साथ ही उसको टीए बिल की जो है पात्रता भी होगी, वह यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेगा। भाग 19 यह पूरक नियम 122 में है। 122 में देखते हैं क्या बताया गया है, प्रशिक्षण काल में यात्राएं। इसमें देख लेते हैं 122 पूरक नियम के अंतर्गत यदि कोई शासकीय सेवक अथवा विद्यार्थी जो नौकरी में नहीं है प्रशिक्षण हेतु चुन लिया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें समय समय पर वित्त विभाग के आदेश के तहत संशोधित भत्ता व मानदेय की दर से निम्नानुसार देय होता है। पहला है इसमें प्रशिक्षण स्थल तक की यात्रा तथा विराम के लिए यात्रा भत्ता। दूसरा है प्रशिक्षण अवधि में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता। यह पूरक नियम 122 में बताया गया है। अब देखते हैं भाग 20A यह पूरक नियम 123A में है। इसमें क्या बताया गया है, पूरक नियम 123 में देख लेते हैं। शासकीय सेवकों तथा निजी व्यक्तियों को यात्रा भत्ता। जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन के पूर्व नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के रूप में साक्षात्कार हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा। अब देखते हैं साधारणतः किसी शासकीय सेवक को यात्रा भत्ता तभी स्वीकृत किया जाता है जबकि विभागाध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि यात्रा है वह लोकहित में की गई थी। इसमें भी कंडीशन है पूरक नियम 123 इसमें बताया गया था। अब देखते हैं भाग 21 यह पूरक नियम 124 से 132C तक विस्तृत है। इसमें यात्रा भत्ते की ग्राह्यता के बारे में बताया गया है। यदि यात्रा का साधन अथवा उसका एक भाग निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है तो उस कंडीशन में क्या क्या नियम है उसको पढ़ेंगे। पूरक नियम 124 के अंतर्गत यदि किसी शासकीय सेवा को आवेदन द्वारा आरक्षित स्थान निःशुल्क रेल पास अनुमति प्राप्त होने से निःशुल्क यात्रा किया जाता है तो पूरक नियम 81 के तहत मील भत्ते में से रेल की उतनी राशि काट ली जाएगी जितना वह निःशुल्क यात्रा किया गया हो। ये बताता है इसमें जो पूरक नियम 81 है उसमें जो कंडीशन है उसके अंतर्गत यदि शासकीय सेवक किसी विभाग में आवेदन करता है कि मुझे आरक्षित निःशुल्क रेल पास चाहिए और उसके अंतर्गत उसको अनुमति मिल जाती है, निःशुल्क यात्रा उसको जो है मिल जाता है, तो इसमें क्या कहता है कि
उतनी राशि जो है मिल भत्ते में से काट लिया जाएगा। यह पूरक नियम 124 में है। फिर पूरक नियम 125 में क्या बताता है, स्थायी भत्ता प्राप्त करने वाला शासकीय सेवक यदि शासकीय सेवक अपने कार्य क्षेत्र के अंदर रेलवे पास के द्वारा यात्रा करता है तो वह उस माह के स्थायी भत्ते में से रेलवे किराए की उतनी राशि कम कर देंगे। जो स्थायी भत्ता प्राप्त करता है उसके बारे में इसमें कंडीशन है कि जितने क्या कहता है कि रेलवे पास के द्वारा रेलवे पास बनाया जाता है तो उतनी राशि जो है स्थायी भत्ता जो उसको मिलता है माह में जो वेतन के साथ जो मिलता है तो रेलवे पास में जितना उसको खर्च हुआ है उसी के बराबर जो है इसमें से घटा दी जाएगी स्थायी यात्रा भत्ते में से। भाग 22 यह पूरक नियम 133 से 135 तक विस्तृत है। भारत के बाहर यात्रा हेतु भत्ता, इसमें जो है नियम बताया गया है। देख लेते हैं 133 पूरक नियम 133 विदेश दौरे पर दैनिक भत्ता। भारत के बाहर यात्रा करने पर पूरक नियम 4 में परिभाषित श्रेणी अनुसार परिशिष्ट VA शासन द्वारा जो वित्त निर्देश जारी किया जाता है, परिशिष्ट वगैरह दिया गया है, उसमें बुक में देख लीजिएगा, में दर्शित दर अनुसार दैनिक भत्ता दे होगा, ये बताता है। फिर पूरक नियम 134 में क्या कहता है, विदेश में स्थानीय परिवहन हेतु मिल माइलेज भत्ता वाहन का वास्तविक किराए की पात्रता होगी, ये इसमें बताया गया है। यह एक प्रकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सारगंभिक रूप से देख लेते हैं। पूरक नियम 135 विदेश दौरे पर वास स्थान। भारतीय दूतावास द्वारा होटल से की अनुमोदित सूची में से किसी होटल में रुकते हैं तो वास्तविक कमरे का किराया की पात्रता होगी। अब देखते हैं भाग 23 पूरक नियम 136 में बताया गया है। क्या बताया गया है भाग 23 के अंतर्गत? पूरक नियम 136 जांच आयोग में उपस्थिति। जो व्यक्ति शासकीय सेवक नहीं है तथा शासकीय कार्य से किसी यात्रा के लिए भत्ते का दावा करता है तो उसे देयक में यह प्रमाण पत्र अंकित करना चाहिए कि उसने जिस यात्रा तथा जिस अवधि के लिए यात्रा में देयक में यात्रा भत्ते का दावा प्रस्तुत किया है उसके लिए पूर्व में कोई यात्रा भत्ते का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब देखते हैं भाग 24 यह पूरक नियम 137 से 140A तक विस्तृत है। यात्रा भत्ता देयक पर हस्ताक्षर। अब ये जो नियम है ये कार्यालय के लिए है। नियंत्रण अधिकारी सक्षम प्राधिकारी घोषणा करेगा कि लोक सेवकों के यात्रा भत्ते के लिए कौन नियंत्रण अधिकारी होगा। वह उचित समझे तो किसी शासकीय सेवक को उसके स्वयं का नियंत्रण अधिकारी घोषित कर सकता है। यह बताया गया है पूरक नियम 137 में। यात्रा भत्ते पर भुगतान पूर्व देयकों पर हस्ताक्षर। यह पूरक नियम 138 में बताया गया है कि किस प्रकार से टीए बिल प्रस्तुत किए जाने पर उस पर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो नियंत्रण अधिकारी है उसके द्वारा उसको स्वीकृति प्रति हस्ताक्षर करता है। उसके प्रति हस्ताक्षर के बिना क्या होगा कि उस देयक का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को नहीं किया जा सकता है। तो ये जो प्रति हस्ताक्षर और हस्ताक्षर के बारे में किसमें बताया गया है? पूरक नियम 138 में बताया गया है। अब पूरक नियम 140 में क्या कहता है? नियंत्रण अधिकारी अपने प्रति हस्ताक्षर करने के अधिकार को किसी अधीनस्थ अधिकारी को नहीं सौंपेगा, ये बताया गया है। अब देखते हैं पूरक नियम 140A दावों का राजसात। दैनिक भत्ता स्थानांतरण दौरा भत्ता के दावों को उनके देय होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, कितने वर्ष के भीतर? 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत। यदि कोई शासकीय सेवक यात्रा करता है और उसका देयक 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत नहीं करता है तो शासकीय सेवक का उन्हें प्राप्त करने का अधिकार समाप्त त्याग माना जाता है। अब देखते हैं अंतिम जो भाग है यात्रा भत्ते का, भाग 25, और अंतिम जो इसका नियम है 141 पूरक नियम 141। इसमें कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। नियंत्रण अधिकारी के क्या कर्तव्य है और उनकी क्या शक्तियां हैं। नियंत्रण अधिकारी के कर्तव्य एवं शक्तियां। यात्रा भत्ता देयकों पर हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर करने के पूर्व नियंत्रण अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा। पहला है
प्रस्तुत देयकों में देखें कि आवश्यक रसीदें, देयक एवं प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं अथवा नहीं। यह वह में जो देखने का दायित्व है किसका? नियंत्रण अधिकारी का। अब दूसरा जो कंडिका है, स्थानांतरण के मामले में परिवार की सूची तथा दावों की सत्यता की जांच करें। सत्यता की भी जांच करना है। फिर तीसरा कंडिका है, यात्रा भत्ता के सहायक नियमों में दिए निर्देशों का पालन करें। जो यात्रा भत्ते का ये बुक बना हुआ है उसमें क्या है, पूरक नियम जो सहायक नियम हैं उनमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों का जांच कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा। चौथा कंडिका है, रेल अथवा सड़क की मिल भत्ते की जांच करना। जो शासन द्वारा समय समय पर जो वित्त निर्देश जारी किए जाते हैं, जिस राशि का शासकीय सेवक को पात्रता है, जो शासकीय कर्मचारियों को श्रेणी है ABCDE जो 5 श्रेणी हैं, और नगर की जो श्रेणी है XYZ, उसके अंतर्गत जाने पर शासकीय सेवक को जो भुगतान किया जाना है शासन के निर्धारित दर अनुसार, उसके अनुरूप जो है देयक तैयार किया गया है कि नहीं किया गया है, उसकी जांच कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा। वह इसका जो है जांच करने का प्रभार उन्हीं को होगा। अब देखते हैं पांचवा कंडिका, रेल से जुड़े स्थानों के मध्य सड़क से यात्रा की आवश्यकता का सावधानीपूर्वक जांच कर लें। यदि कोई स्थान रेल से जुड़ा हुआ है और रेल को छोड़ करके यदि वह बस या किसी टैक्सी वगैरह से यात्रा करता है तो उस कर्मचारी को पात्रता है कि नहीं है, किस स्थिति में उन्होंने बस या टैक्सी से यात्रा किया है, उस सभी स्थितियों को जांच करना है। क्योंकि शासन पहले ही निर्देश दे चुका है कि सबसे सस्ता और कम दूरी वाला मार्ग जो है रेल है। यह रेल को ही यात्रा करने का माध्यम जो है बताया गया है। अब देखते हैं छठवां कंडिका, नियंत्रण अधिकारी को चाहिए कि वह यात्रा भत्ता देयक में दर्ज दूरी की सावधानीपूर्वक जांच करे। साथ ही वह ऐसे दावों को अस्वीकृत कर दे जो उसके मतानुसार शर्तों को पूरा नहीं करते। अंतिम कंडिका है सातवां, नियंत्रण अधिकारी उचित समझे तो अनावश्यक अथवा अनुचित यात्रा भत्ते के दावों को पूर्ण रूप से अथवा किसी भाग को अस्वीकृत कर सकता है।